आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, यकीन मानिए वो बहुत बहुत ज्यादा दर्द से भरी हुई है। जी हां, एक ऐसा बेरहम टॉर्चर, एक बहुत लंबा दर्द एक लड़की को दिया गया और बाद में उसके साथ जो हुआ वो यकीन मानिए बहुत ज्यादा रुलाने वाला था। सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और दर्दनाक एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। हमने आज तक दुनिया में यही सुना है, यही देखा है, यही महसूस किया है कि प्यार इस दुनिया की बहुत ही नायाब चीज है। जिस व्यक्ति से आपको हो जाता है वो व्यक्ति आपके लिए कुछ भी कर सकता है, और अगर आपको किसी व्यक्ति से हो जाता है तो आप उस व्यक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा अगर प्यार दोनों को एक दूसरे से मिल जाए तो वो हेल्दी रिलेशनशिप कहलाता है। लेकिन तब क्या होगा जब एक व्यक्ति तो यहाँ अपना पूरा तन मन धन से आपके साथ जुड़ा हुआ हो और दूसरा व्यक्ति जस्ट आपका यूज कर रहा हो। जी हाँ, इस केस को समझने के लिए हमें नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड के नेल्सन लैंकनशायर में जाना पड़ेगा और यहीं पर रहा करती थी जेन क्लो नाम की लड़की। जेन यहाँ पर अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी और यहाँ पर उसके माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला। धीरे धीरे जेन बड़ी होती जा रही थी, उसका स्कूल से यहाँ कॉलेज तक में एडमिशन हो चुका था और यहाँ हर क्लास में वो अपने माता पिता का नाम रोशन करती आ रही थी क्योंकि उसको पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा पसंद थी। उसने यहाँ बहुत छोटी उम्र में ही तय कर लिया था कि उसको अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है। जी हाँ, वो हमेशा से ही देखती आ रही थी कि उसकी माँ एक हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करती है और यहाँ पर जेन ने भी अपनी माँ को देखते हुए ये सोच लिया था कि वो भी बड़े होकर एक नर्स बनेगी और किसी अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी करके वो जनसेवा का काम करेगी, औरों की हेल्प करेगी, और यही उसका मोटिव बन चुका था। और फाइनली यहाँ पर सन 2017 में जब जेन की उम्र 22 साल की हो चुकी थी तब यहाँ पर उसने अपनी सारी डिग्रीज वगैरह कंप्लीट कर ली थी। पूरी पढ़ाई यहाँ पर उसकी नर्स की कंप्लीट हो चुकी थी और फाइनली अब यहाँ जेन एक नर्स बन चुकी थी। यहीं के एक लोकल हॉस्पिटल में उसने नौकरी करना भी शुरू कर दिया और अब यहाँ पर जेन का उसके परिवार वालों के साथ रूटीन बन चुका था। सुबह तीनों यहाँ पर माता पिता और जेन उठते, घर में नाश्ता वगैरह करते, तैयार होते, नहाते धोते, बाहर निकलते और एक ही हॉस्पिटल में अब यहाँ ये तीनों लोग काम कर रहे थे। अब यहाँ पर जेन को इमरजेंसी केयर यूनिट के अंदर नौकरी मिल चुकी थी नर्स की और वो इसे बहुत अच्छे से निभा रही थी। यही नौकरी करते हुए उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त भी बने जिनके साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप यहाँ चलने वाला था। लेकिन यहाँ तभी एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री जेन की लाइफ में हुई जिसने सब कुछ ऊपर नीचे करके रख दिया। और यहाँ उस व्यक्ति का नाम था जोनाथन वास। जोनाथन कहीं और नहीं बल्कि इसी हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंसेस हुआ करती थी उन्हीं एम्बुलेंस में टेक्नीशियन का काम करता था। कोई भी एम्बुलेंस में अगर खराबी आ जाती, अंदर लगे हुए इक्विपमेंट्स में खराबी आ जाती तो तुरंत यहाँ पर हॉस्पिटल वाले जोनाथन को अपने पास बुलाते और उस एम्बुलेंस को ठीक करवा लेते। जोनाथन का यहाँ डेली हॉस्पिटल में आना जाना था। जेन भी यहाँ हॉस्पिटल में आया जाया करती थी तो अंदर यहाँ स्टाफ की एक दूसरे से मुलाकात हुई। जेन भी यहाँ जोनाथन से मिली और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को पसंद करने लगे। जोनाथन का क्रश यहाँ पहले जेन के ऊपर आया और यहाँ जोनाथन वो सीक्रेटली ही जेन को बार बार नोटिस करने लगा और देखते ही देखते दोनों के बीच में वो नोटिस वाली जो सीमा थी वो टाप कर दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन यहाँ पर जेन को ये नहीं पता था कि जोनाथन एक बॉडी बिल्डर भी है और वो अपनी बॉडी को बनाने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि यहाँ उसकी बॉडी अंदर से पूरी तरह खोखली थी। खैर यहाँ पर जेन ने जोनाथन को पसंद कर लिया। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके थे। जेन हमेशा से ही इस रिलेशनशिप को ओपन रिलेशनशिप करना चाहती थी, लेकिन हमेशा से ही यहाँ जोनाथन उसे मना करता रहा था कि वो एक प्राइवेट पर्सन है, वो नहीं चाहता कि उसकी पर्सनल चीजें यहाँ पब्लिक में आए, इसलिए आप प्लीज अभी किसी को मत बताओ हमारे रिलेशनशिप के बारे में। जेन ने भी यहाँ उसकी बात मान ली। तकरीबन यहाँ 4 महीनों का समय बीत चुका था और अब तक यहाँ ये एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ चुके थे। लेकिन अब यहाँ जेन और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने जाकर अपनी जो साथ वाली नर्सिस थी, सभी लड़कियां थी, उनको जाकर बता दिया कि वो ऐसे ऐसे जोनाथन को डेट कर रही है। लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्तों को बताया, सभी दोस्त उसके तरफ बहुत अजीब सी नजरों से देखने लगी क्योंकि यहाँ पर जेन तो नहीं थी लेकिन यहाँ पर जोनाथन और बाकी का सारा स्टाफ पुराना था और उनको यहाँ जोनाथन के बारे में पता था कि वो कैसा बंदा है, क्योंकि जोनाथन ने जेन के सामने जैसी इमेज अपनी बना रखी थी वो वैसा बिल्कुल नहीं था। जैसे ही यहाँ पर और लड़कियों को पता लगा और उन्होंने यहाँ जेन को बताना शुरू कर दिया कि ये तुम कहाँ फंस गई, ये तो बीमारी की माला तुमने अपने गले में डाल ली है और ये बहुत आसानी से पीछा भी नहीं छोड़ेगी। ये लड़का बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, ये किसी के साथ भी लड़ने लग जाता है, किसी को भी गालियां देने लग जाता है,
है, किसी को भी पकड़कर पीट देता है, और ऐसे लड़के के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप, ये तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पर जेन ने कहा, नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे 4-5 महीने होने वाले हैं और अभी तक हमें तो ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। अब यहाँ और लड़कियां जेन को समझा रही हैं कि ठीक है, तुम्हारे साथ अगर ऐसा रह रहा है वो, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वो लड़का ठीक नहीं है। जेन ने सभी की बातों को इग्नोर किया और वो अब यहाँ जोनाथन के साथ बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। ये दोनों यहाँ पर अब डेली शाम को मिलने लगे सभी के सामने। अब तो इनका रिलेशनशिप ओपन हो चुका था, सभी के सामने ही अब हाथों में हाथ डालकर घूमने लगे, शाम को बार्स वगैरह में जाने लगे, ड्रिंक्स वगैरह करने लगे, पार्टीज वगैरह करने लगे। और हम यहाँ कह सकते हैं कि इन दोनों का प्यार अब बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा था। तकरीबन अब यहाँ पर 5 महीनों का समय बीत चुका था इन दोनों को एक साथ डेट करते हुए। और फाइनली अब यहाँ पर जोनाथन खुद सामने से जेन के पास आया, उनके ही फ्लैट पर जिसके अंदर वो दोनों रह रहे थे। तब यहाँ पर जोनाथन ने जेन को कहा कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। अब यहाँ पर जेन बोली कि हाँ हाँ कहो, बताओ क्या बात है। जोनाथन ने कहा कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। अब ये बात सुनकर तो जेन और ज्यादा खुश हो गई कि वो जिससे प्यार करती है, वो जिससे इतने लंबे टाइम से डेट वगैरह करती आ रही है, वो उसका अब लाइफ पार्टनर बनने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जेन ने तुरंत यहाँ पर हाँ कर दी, लेकिन जोनाथन ने कहा कि मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। जेन ने कहा ठीक है, बताओ क्या बात है। वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। तब यहाँ पर जोनाथन ने कहा कि वो तुम्हारे साथ तो रह रहा है, लेकिन यहाँ उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है, और शादी भी आज नहीं बल्कि 2 साल पहले ही उसकी शादी हो गई थी, और उसके खुद के यहाँ 2 बच्चे भी हैं। ये बात सुनते ही जेन भी हैरान कि जिस व्यक्ति के साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच रही थी, वो व्यक्ति ऐसा निकला, उसने पहले नहीं बताया कि उसकी शादी हो रखी है, वो अभी तक उसको सब कुछ झूठ बोलता रहा था। ये बात सुनते ही जेन बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, वो उसके ऊपर चिल्लाने लग गई। दोनों के बीच में काफ़ी बहस हुई, लेकिन यहाँ पर जेन एट द एंड उसके प्यार में थी। तब यहाँ पर जोनाथन ने जेन को शांत करवाते हुए कहा कि बिल्कुल तुम टेंशन मत लो जेन, मैंने यहाँ पर डाइवोर्स फाइल किया हुआ है अपनी बीवी से, और जल्दी ही हमें डाइवोर्स भी मिल जाएगा। जेन ने पूछा कि तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों दे रहे हो, क्या सिर्फ मेरे लिए ही दे रहे हो? तब यहाँ पर जोनाथन ने मना किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैंने तो पहले से ही अपनी बीवी को तलाक देने के बारे में सोच रखा था, क्योंकि यहाँ वो किसी और के साथ डेट करती हुई मैंने उसको पकड़ लिया था और वो मुझे चीट कर रही थी। अब ये चीज़ मुझसे कंट्रोल नहीं हुई तो मैंने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा टाइम हो चुका था वो डाइवोर्स फाइल किए हुए भी, ऐसा जोनाथन उसे बता रहा था, और ये लंबा टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि यहाँ वो अपने बच्चों को खुद रखना चाह रहा था, वो अपनी बीवी के हवाले अपने बच्चों को नहीं करना चाहता था। और क्योंकि यहाँ पर उसके हक में फैसला आ जाए, इसलिए वो अपने वकील से बार बार डेट्स को एक्सटेंड करवा रहा था कि किसी भी तरह उसके हक में फैसला आ जाए और बच्चे उसको मिल जाए। अब ये चीज़ सुनते ही जेन, जो कि पहले ही बेचारी टूटी हुई है, वो दिल रो रहा है उसका, वो उदास है, वो गुस्से में भी है, और ये बात सुनते ही उसको अंदर से ऐसा फील होने लगा कि ये बेचारा तो पहले से ही दिक्कतों में है, मैं इसके ऊपर और ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हूँ, मुझे इसके लिए सॉरी फील हो रहा है। ये सब होने के बाद भी जोनाथन और जेन एक दूसरे के साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में रहे, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, दोनों लिव इन में रह रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। जोनाथन और जेन उस बात को बिल्कुल भूल चुके थे कि यहाँ उनके बीच में कोई बहस भी हुई थी। तकरीबन 10 महीनों का टाइम बीत चुका था इनके रिलेशनशिप को स्टार्ट हुए। तब यहाँ पर जोनाथन एक दिन फिर से सामने आया जेन के पास और बोला कि हमारा यहाँ डिवोर्स हो चुका है मेरी वाइफ के साथ, और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं अब तुमसे शादी कर सकता हूँ। जेन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने तुरंत ही यहाँ पर कह दिया कि ठीक है, हम जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकलवा कर शादी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बेचारी जेन को कोई अंदाजा नहीं था कि वो जो शादी कर रही है उसके बाद जो उसकी जिंदगी बनने वाली है उसके बारे में उसने सोचा नहीं होगा। जेन ने जल्दी ही जोनाथन को अपने पेरेंट्स से मिलवा दिया, और अब यहाँ पर जेन के घर पर भी जोनाथन का आना जाना लग चुका था। जेन के माता पिता को भी स्टार्टिंग में लड़का ठीक लगा, क्योंकि उनकी बच्ची को ये पसंद था, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, और अब इसका जेन के घर आना जाना शुरू हो चुका था। लेकिन यहाँ जल्दी ही जेन के माता पिता को समझ आ गया कि ये जो व्यक्ति जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि यहाँ ये बहुत अजीब अजीब बातें करता है। इसकी जो बातें हैं ना उनके सिर है ना पैर हैं, क्योंकि यहाँ ये कई बार काफी सारी ऐसे बातें कर देता है जिनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता, और इसकी हालत देखकर तो वैसे ही कोई नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए जेन की मां ने यहाँ बताया कि वो एक बार उसके साथ बैठा हुआ था, रात के खाने के टाइम पर पूरा परिवार यहाँ बैठा था, और तब यहाँ बिना किसी मतलब के ही वो एक बात शुरू करता है कि वो बहुत रईस परिवार से बिलोंग करता है। उसकी दादी जो थी वो इंग्लैंड की बहुत ही रिच महिला थी, और उसने यहाँ मरने से पहले विल बनवाई थी, यानी कि विरासत बनवाई थी अपनी
अपनी किसके नाम पर, जोनाथन के नाम पर, और कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी और सारा पैसा जोनाथन को मिलना चाहिए। अब जैसे हालात यहाँ जोनाथन के दिख रहे थे, एक कमरा लेकर ये किराए पर इस शहर में रह रहा था, इस हिसाब से तो ये जो बोल रहा था उसे सुनकर जेन के माता पिता को इसके मुंह पर मुक्का मारना चाहिए था, लेकिन यहाँ उन्होंने कंट्रोल कर लिया। कोई बात नहीं, जितनी फेंक रहा है फेंकने दो, चरखी लेकर बैठे हुए हैं, लपेट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ उनकी बच्ची इस पागल से प्यार कर बैठी थी। खैर यहाँ कुछ टाइम और बीतने के साथ ही अब यहाँ पर जेन को असली चीज समझ आने लगी कि ये व्यक्ति कैसा है, क्योंकि यहाँ इसने शुरुआत की जेन को कंट्रोल करने से। जी हाँ, जोनाथन अब डेली यहाँ सारा दिन जेन को मैसेज करता रहता, फोन करता रहता कि आखिर वो है कहाँ पर, जबकि यहाँ जोनाथन के सामने जेन काम कर रही है, अपने आईसीयू रूम में है, ईसीयू रूम में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जोनाथन बार बार उसको फोन कर करके परेशान करता रहता कि तुम कहाँ हो, तुम किसी और के साथ तो बात नहीं कर रही हो, मुझे तुम पर शक हो रहा है। अब ये चीज देखते ही जेन भी थोड़ी अपसेट रहने लगी कि इसको क्या हो गया, अभी तक तो इसको मेरे ऊपर पूरा विश्वास था और अब ये इस तरह का बिहेव कर रहा है, ये तो बहुत अटपटा था। ये टॉर्चर अब धीरे धीरे और बढ़ना शुरू हुआ। उसने यहाँ पर जेन को नौकरी पर आने से भी मना कर दिया। वो उसके घर जाता, जेन के माता पिता के ही सामने जेन को पकड़कर उसके ऊपर वाले कमरे में लेकर जाता और उसको वहां बंद कर देता और कहता कि नहीं, तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जितना कमाना है मैं कमा लूंगा, तुम्हारा पेट पालना है मैं पाल लूंगा, लेकिन तुम नौकरी पर नहीं जाओगी, ना ही तुम बाहर किसी दोस्त से मिलोगी, ना ही तुम किसी से बात करोगी। और अब इस चीज का तोड़ निकालने के लिए उसने यहाँ जेन का मोबाइल फोन भी छीन लिया ताकि यहाँ जेन अब किसी से बात ना कर पाए। और वो बाहर निकलते निकलते डेली ही यहाँ जेन को कमरे के अंदर लॉक कर जाता, चाबी अपनी जेब में डालता, बाहर निकलता और अपने हॉस्पिटल जाकर अपनी नौकरी कर रहा था। शाम को आता, जेन को बाहर निकालता कमरे से, बेचारी भूखी प्यासी यहाँ उसका वेट करती रहती कि कब वो आएगा, कब वो मुझे इस कमरे से बाहर निकालेगा। जेन के माता पिता को भी समझ आ चुका था कि ये एक हेल्दी रिलेशनशिप पहले था, बट अब ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया है। जल्दी ही यहाँ पर जोनाथन ने जेन को उसके घर से बाहर निकाल लिया और एक अलग से ही रूम लेकर वो उसमें रहने लगे। और अब जो यहाँ उसका टॉर्चर उसके घर में रहते हुए था, सोचकर देखिए जेन का ये हाल उसके माता पिता के सामने किया जा रहा था, और अगर वो अकेली यहाँ जोनाथन के हाथ फंस जाती तो वो उसका क्या करता, और अब वो बिल्कुल यही करने वाला था। जेन उसके साथ अकेले रहने लगी थी और अब यहाँ डेली ही वो उसके साथ मार पिटाई करता। बेचारी जेन को सुबह सुबह तैयार होने से पहले अपने जो शरीर पर जख्म थे, जो यहाँ दिख रहे थे उसके शरीर पर, जैसे कि चेहरा हो गया या फिर हाथ हो गया, बेचारे को मजबूरन यहाँ फुल बाजू वाली ड्रेसेस डालनी पड़ रही थी। गर्मियों में भी यहाँ उसको स्कार्फ ओढ़ना पड़ रहा था ताकि बाहर की पब्लिक को उसके चेहरे पर लगी हुई चोट ना दिखे और कोई उससे कोई सवाल ना करे। लेकिन फिर भी यहाँ ये दुनिया है, ये दुनिया सब कुछ देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि यहाँ जेन कितना ही छुपा ले, बट उसके जो चेहरे की जो रौनक थी वो अब खत्म हो चुकी थी। जेन यहाँ सारा दिन परेशान रहने लगी। पहले जहाँ जेन सबसे हंसकर बोला करती थी, सबके काम भाग भाग कर किया करती थी, वो जेन अब शांत हो चुकी थी, अकेले रहना ज्यादा पसंद कर रही थी। तो यहाँ पर जाकर जेन से उसके दोस्तों ने बात करनी चाहिए। जेन के दोस्तों ने यहाँ उससे पूछा कि बताओ क्या बीमारी है। यहाँ पर जेन ने सिर्फ एक नाम लिया कि बीमारी एक ही है और वो है जोनाथन। जोनाथन का अब्यूजिव बिहेवियर जेन के ऊपर बढ़ता ही जा रहा था और बिल्कुल ऐसा ही होता आया है हमेशा। ये जो अब्यूजर्स होते हैं, ये जो वायलेंट किस्म के इंसान होते हैं, जो हिंसा फैलाने में विश्वास रखते हैं अपने पार्टनर के ऊपर, ये हमेशा अपने पार्टनर को ही गलत दिखाएंगे कि तू ही गलत है, इसलिए मैंने तेरे को पीटा है, इसलिए मैंने तेरे ऊपर चिल्लाया है, ताकि उसको अपनी गलती ना होते हुए भी फील हो और उसको वो प्यार में मानना भी पड़ेगा कि वो मुझसे प्यार करता है या फिर मैं उससे प्यार करती हूं। तब यहां पर प्यार में उसने हक जताकर मुझे मारा है या फिर मुझे पीटा है। ये चीज बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि अगर किसी भी रिलेशनशिप के अंदर ऐसा टॉक्सिक पना आ जाए, ऐसा खटास आ जाए, तो वो रिलेशनशिप बहुत लंबा नहीं चल पाता। ऐसे केस में आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आप किसी अच्छे इंसान को डिजर्व करते हैं, आप उस चीज को डिजर्व नहीं करते जो आपके साथ ये सब कुछ कर रहा है। अगर आप इस चीज को सह रहे हो तो आप खुद के ऊपर प्राउड फील कीजिए कि आप उस चीज से निकल चुके हैं, जिससे बहुत कम लोग निकल पाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस को पर्सनली रीड किया है, पर्सनली जा जाकर देखा है कि यहाँ बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं और यहाँ मजबूरन वो अपनी जिंदगियां ही खत्म कर बैठते हैं। बट यहाँ मैं हमेशा सबको कहता आया हूँ कि प्रॉब्लम सबके साथ आती है। दरवाजा एक बंद हुआ है, अगर एक बंद होता है तो रास्ते हजार खुलते हैं। आप उस दरवाजे को छोड़कर किसी और में घुस जाइए, आपको जरूर वहां कोई रास्ता मिल जाएगा जिससे आप उस बीमारी से तो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन लोगों को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और यही टाइम लग रहा था बेचारी जेन को भी। जब यहाँ पर जोनाथन जेन के ऊपर ये सब कुछ कर रहा था, जेन बेचारी को पता ही नहीं था कि अभी तक भी जोनाथन वाज नाम के उस राक्षस का
तलाक नहीं हुआ था और वो अभी भी अपनी पत्नी से मिलने जाया करता था, जबकि यहाँ वो जेन को शादी का झांसा देकर बैठा हुआ था। वो यहाँ जेन को कहकर जाता कि वो अपने बच्चों से मिलने जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने उसकी वाइफ के हक में फैसला सुना दिया है कि बच्चे उसके पास ही रहेंगे, वो सिर्फ उनसे मिलने जा सकता है। अब क्योंकि वो बच्चों से मिलने को तो रोक नहीं सकती जेन, बच्चों से मिलने के बहाने वो उन बच्चों की माँ से भी मिलने जा रहा था, क्योंकि अभी तक इन दोनों का तलाक हुआ ही नहीं था। और इनफैक्ट तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि इन्होंने कभी तलाक लेने का सोचा ही नहीं। बेचारी उस लड़की को तो ये पता भी नहीं था कि जोनाथन जेन नाम की एक लड़की के साथ ये सब कुछ कर रहा है। सितंबर 2009 का टाइम आ चुका था और अब तक यहाँ जेन प्रेग्नेंट हो चुकी थी, वो भी 7 महीनों की। और अब फाइनली यहाँ पर जेन को लग रहा था कि अब क्योंकि एक घर में नया मेहमान आने वाला है, इससे यहाँ जोनाथन भी शांत हो जाएगा, उसको भी यहाँ बच्चों को खिलाने का काम मिल जाएगा और वो खुद भी यहाँ बिजी रहेगी अपने आने वाले मेहमान को पालने में। लेकिन इसी 7 महीने की प्रेगनेंसी की बात जैसे ही जोनाथन को पता लगी, उसको बर्दाश्त नहीं हुई और यहाँ पर उसने सोच कर देखिए क्या किया होगा। अबॉर्शन नहीं किया, लेकिन उससे भी यहाँ पर बदतर काम वो यहाँ जेन के साथ कर रहा था। वो डेली रात को जेन के साथ संबंध बनाता, जबकि उसे पता था कि जेन 7 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। अनटिल द डे आ चुका था जब फाइनली यहाँ पर जेन अब डिलीवरी देने वाली थी बच्चे की, लेकिन उससे पहली रात भी यहाँ जोनाथन ने जेन के साथ संबंध बनाए। लेकिन फाइनली अक्टूबर 2009 में जेन ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। अब घर में नया मेहमान आ चुका था। अब कुछ दिनों तक तो माहौल बिल्कुल शांत था, सब कुछ बदल चुका था। जेन को भी अच्छा लग रहा था कि हो सकता है इसका पिता यानी कि जोनाथन सब कुछ भूल चुका हो पिछली बातें, और अब वो एक नई जिंदगी शुरू करेगा अपने इस बच्चे के साथ। लेकिन यहाँ जेन बिल्कुल गलत थी। कुछ ही दिनों में वो सब कुछ पहले जैसा चालू हो चुका था, जो कि जेन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जैसे ही वो चालू हुआ, अब उसकी बच्ची के सामने ही यहाँ जेन के साथ उसके पार्टनर जोनाथन ने पहले मारपीट करी और बाद में उसके साथ संबंध भी बनाए। यहाँ बच्ची साइड में बैठी रो रही थी, उसको तो कुछ समझ ही नहीं थी कि आखिर ये सामने चल क्या रहा है। खैर यहाँ पर जैसे ही सब कुछ हुआ, जोनाथन घर से बाहर निकला। जेन की भी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसने अपने सारे कपड़े पैक किए, सूटकेस पैक किया, बच्ची को साथ में उठाया और वो घर से बाहर निकलकर सीधा अपने माता पिता के घर पहुंच चुकी थी। और घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया कि वो जिस पार्टनर के साथ अभी तक रह रही थी वो कैसा है और असल में वो उसके साथ क्या क्या करता आया है। अभी तक यहाँ जेन के माता पिता को तो कुछ पता ही नहीं था कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। जेन को उम्मीद थी कि वो अब उसका पीछा छोड़ देगा और यहाँ इसी पॉइंट से जेन अब अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करेगी अपनी बच्ची के साथ। लेकिन यहाँ पर जोनाथन इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। जोनाथन ने बार बार यहाँ जेन को फोन पर मैसेजेस करने शुरू कर दिए, उससे माफी मांगनी शुरू कर दी कि वो जो अब तक करता आया था वो स्टेरॉइड्स के नशे में था, क्योंकि यहाँ वो बॉडी बिल्डर था, वो स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहा था और उससे यहाँ उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ रहा था और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब वो गुस्से में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, तुम वापस आ जाओ और हमें अभी शादी भी करनी है, हमें और भी बच्चे पैदा करने हैं। जेन यहाँ पूछ रही है कि तू डेली मुझे मारने की धमकी दे रहा था और अब यहाँ तू मेरे साथ वापस शादी करने की बात कर रहा है और बच्चे पैदा करने की बात कर रहा है। बार बार यहाँ पर जोनाथन उससे माफिया मांग रहा था, प्रोमिसेस कर रहा था कि वो अब ऐसा फिर नहीं करेगा। अब जेन क्योंकि यहाँ उसके प्यार में पहले से ही पागल थी, उसने यहाँ फिर से हाँ कर दी कि ठीक है कोई बात नहीं, तू लेने आ जा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जोनाथन अपना तामझाम लेकर जेन के घर पहुंच गया, उसको गाड़ी में बैठाया और वापस अपने घर ले आया। लेकिन यहाँ वापस आने के भी कुछ दिन बाद वही सब कुछ स्टार्ट हो चुका था, जिससे जेन बार बार डरती आ रही थी। उसकी बच्ची के साथ भी अब यहाँ ये राक्षस बहुत कुछ गलत कर रहा था। उसके साथ भी यहाँ पर ये जोनाथन फिजिकल अब्यूज करने लगा था। सोचकर देखिए वो भी एक नवजात बच्ची ही थी, लेकिन यहाँ उसने उसको भी नहीं बख्शा। जिसके बाद यहाँ पर जेन ने वापस अपना सारा तामझाम पैक किया, वो अपनी बच्ची को लेकर वहां से मौका देखकर वापस वहां से बाहर निकले, अपने माँ बाप के घर आ गई। और अब की बार वो चुप नहीं बैठी, वो सीधा यहाँ अपने माँ बाप को साथ लेकर पुलिस स्टेशन गई और यहाँ केस फाइल कर दिया डोमेस्टिक वायलेंस का, जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का और अब्यूजेस का। अब यहाँ जैसे ये केस फाइल हुआ, जोनाथन को पता लगा और जोनाथन को जपने के लिए पुलिस उसके पास पहुंच चुकी थी। जोनाथन को कोई अंदाजा नहीं था कि उसको पुलिस क्यों उठाकर लेकर जा रही है। वो उस टाइम पर अपनी नौकरी पर था। उसको पुलिस जब उठाकर लेकर जा रही थी, उसका कलीग भी उसके साथ एक चल रहा था और उसे पूछ रहा था कि बताओ क्या हुआ है। जोनाथन ने इशारा किया कि शायद हो सकता है उसकी पत्नी ने ये सब कुछ करवाया हो और अगर उसने ये करवाया होगा तो वो उसकी जान ले लेगा। लेकिन यहाँ उसके कलीग को ये सब कुछ मजाक में लग रहा था। जनवरी 2010 का टाइम आ चुका था और अब तक यहाँ जोनाथन जेल में ही था, लेकिन बाहर बैठी जेन को
अब टेंशन सताने लगी थी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ उसको पता था कि जोनाथन का गुस्सा कैसा है, वो चुप बैठने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर इस आदमी को जमानत मिल गई और ये जेल से बाहर आ गया तो ये तुरंत ही जाकर जेन से अपना बदला लेगा। जेन यहाँ पर अपनी डायरी लिख रही थी और वो डेट वाइज सब कुछ लिखती कि आज उसने पूरा दिन में क्या किया है, क्या सोचा है, और वो अपनी डायरी में बाकायदा लिख रही थी कि यहाँ पर जोनाथन चुप नहीं बैठेगा, वो उसके पास आएगा, जरूर बदला लेगा, वो कुछ बहुत ज्यादा स्टूपिड काम जरूर करेगा। जोनाथन के केस के ऊपर अभी तक यहाँ अदालत से कोई फैसला नहीं आया था, उसको अभी जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सब कुछ नहीं पता था। 8 मार्च 2010 का दिन आ चुका था और 8 मार्च 2010 के दिन भी यहाँ जेन ने अपनी डायरी में लिखा कि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अगर यहाँ पर उसके ट्रायल की डेट नज़दीक आ रही है, उसके केस के ऊपर सुनवाई की जाएगी और अगर यहाँ जज ने उसे जमानत दे दी तो वो बाहर आते ही सीधा उससे बदला लेगा और उसको जान से मार डालेगा। लेकिन यहाँ पर जेन की सुनने वाला उसकी डायरी के अलावा कोई नहीं था। वो सिर्फ अपनी बातें डायरी में ही लिख सकती थी। उसको पता था कि यहाँ जैसे ही वो जमानत लेकर बाहर आएगा वो उसकी जान जरूर लेगा। ये बात जेन ने अपने माता पिता को भी बताई, माता पिता ने आसपास के लोगों को बताई और सब ने अब ग्रुप बनाकर एक आंदोलन इस कोर्ट के बाहर करना शुरू कर दिया कि इस व्यक्ति को जमानत ना दी जाए, ये सोसाइटी के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ इस आंदोलन के बावजूद भी और एक महिला के डर के बावजूद भी यहाँ जज ने जोनाथन को जमानत दे दी, सिर्फ इस बिहाफ पर क्योंकि यहाँ पहले उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और दूसरा यहाँ पर उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले थे कि उसने जेन के साथ ये सब कुछ किया था। जोनाथन अब बाहर आ चुका था और रातों की नींद उड़ चुकी थी अब बेचारी जेन की। जेन ने अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया क्योंकि उसको डर इतना ज्यादा हो चुका था जोनाथन का। उसको पता था कि वो कभी भी उसके ऊपर आकर हमला कर सकता है। जेन ने यहाँ अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उसने अपने घर के भी दरवाजों को बदलवा लिया था ताकि वो अपने आप को थोड़ा और सेफ महसूस कर सके। उसको अगर बाहर जाना होता वो अपने माता पिता या फिर अपने किसी दोस्त को साथ लेकर जाया करती थी, ऐसे अकेली उसने बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो खुद को यहाँ बिजी रख रही थी, अपनी बच्ची को संभाल रही थी, अपनी जिंदगी काट रही थी। जेन यहाँ किसी तरह इंतजार कर रही थी इस केस की अगली सुनवाई होने का, क्योंकि यहाँ उसको उम्मीद थी कि अगली सुनवाई पर वो जब जाएगी तो वो कुछ ना कुछ सबूत लेकर जाएगी जज के सामने और वो पेश करेगी कि यहाँ पर जोनाथन ने उसके साथ बहुत ज्यादा फिजिकल टॉर्चर किया है, उसको धमकियां दी है जान से मारने की और वो उसको गिरफ्तार करवा देगी वापस। और अगर यहाँ जोनाथन जेल में रहेगा तो वो बाहर चैन से रह पाएगी। ये चीज़ें वो सारी अपनी डायरी में लिखती जा रही थी, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि अगली सुनवाई तक तो वो जिंदा ही नहीं बचेगी बेचारी। 23 जुलाई 2010 का दिन आ चुका था और यहाँ पर रात के टाइम पर जेन और उसके दोस्तों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का सोचा और जेन को भी इन्वाइट किया। जेन अब काफ़ी टाइम से घर के अंदर अकेली रह रही थी तो उसने सोचा कि क्यों ना वो भी बाहर जाकर थोड़ा एंजॉय करके आए। दोस्तों के साथ जाएगी तो उसे थोड़ा अच्छा फील होगा। उसने अपनी बच्ची को अपने माँ बाप के हवाले किया और वो खुद यहाँ तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी। पार्टी अब लगभग खत्म हो ही चुकी थी। जेन के दोस्त उसको घर ड्रॉप करके आने वाले थे, लेकिन यहाँ किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस पार्टी के अंदर वो जेन को आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं। 25 जुलाई 2010 का दिन आ चुका था। सुबह सुबह जेन उठी क्योंकि उसने अब तक यहाँ वापस अपनी हॉस्पिटल वाली नौकरी ज्वाइन कर ली थी डेली। उसके पिता यहाँ बेचारी जेन को हॉस्पिटल छोड़कर आ रहे थे क्योंकि यहाँ तक उसकी माँ ने ये हॉस्पिटल बदल लिया था। अब अकेली जेन ही थी जो इस हॉस्पिटल में काम कर रही थी। उसके पिता यहाँ डेली उसको छोड़कर आते, लेकर आते। अब यहाँ उनकी ड्यूटी बन चुकी थी कि जेन के साथ हर टाइम कोई एक बंदा होना चाहिए। 25 जुलाई की यहाँ जेन की नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। रात को यहाँ उसने अपने पिता को कहा कि मुझे छोड़ कर आओ। उसके पिता यहाँ उसको बाहर तक छोड़कर आ रहे थे। वैसे तो यहाँ डेली उसके पिता उसको हॉस्पिटल के गेट तक ड्रॉप करके आते थे और देखते रहते थे जब तक यहाँ जेन हॉस्पिटल के अंदर तक नहीं चली जाती। उस दिन यहाँ पर उन्होंने पार्किंग में ही जेन को उतार दिया और यहाँ आमतौर पर जब उसके पिता उसको पार्किंग में उतारते थे तब यहाँ जेन किसी अपने दोस्त को अंदर फोन कर दिया करती थी और उसका दोस्त यहाँ उसे बाहर लेने आते थे और वो साथ में उसके अंदर जाया करते थे। जेन ने उस रात यहाँ किसी को फोन नहीं किया क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि पार्किंग से लेकर मेन गेट तक ही तो जाना है, वो अकेले चली जाएगी। लेकिन यहाँ उसे नहीं पता था कि कोई उसका घात लगाकर शिकार करना चाह रहा था और आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे टाइम से वो इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि किसी भी तरह से जेन उसको अकेले मिल जाए। और फाइनली अब 25 जुलाई 2010 की रात वो मौका उसे लग भी गया। जेन के पिता जैसे ही अपनी गाड़ी घुमाकर वहां से बाहर निकले, जेन अब अकेली उस पार्किंग लॉट से बिल्डिंग के दरवाजे तक जा रही थी और बीच में ही पता नहीं कहां से गाड़ियों के बीच में से जोनाथन कूदता हुआ
जेन के सामने आकर खड़ा हो गया और फाइनली अब जेन का जो डर था वो अब सच होने वाला था। जोनाथन ने जेन को पकड़ा, उसने कुछ नहीं बोला कि तुम क्या कर रही हो मेरे साथ, ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो, वापस आ जाओ, कुछ नहीं बोला। उसने जस्ट जेन का गला पकड़ा, अपनी जेब में रखा हुआ चाकू निकाला और सीधा उसके पेट में दे मारा। जेन के पेट में मार मार कर उसने जेन का पेट जाली बना दिया था और अब इस हमले से यहाँ जेन के शरीर से बहुत ज्यादा खून बड़ी मात्रा में बाहर निकलने लगा। जेन अब जमीन पर गिर चुकी थी और जोनाथन वहां से भाग गया, लेकिन भागने से पहले वो वापस आया 1-1.5 मिनट बाद। जब 1-1.5 मिनट हो चुका था यहाँ जेन को नीचे तड़पते हुए, जोनाथन वापस आया ये कंफर्म करने के लिए कि जेन अभी तक मरी है नहीं, लेकिन जेन अभी भी जिंदा थी, वो तड़प रही थी। वो अपना काम यहाँ पर फिनिश करने के लिए आया था। उसने वापस अपना वो चाकू निकाला, उसको यहाँ अपने कपड़ों से साफ किया और सीधा यहाँ उसने गिरी हुई जेन के सर के बालों को पकड़ा, उसको हल्का सा ऊपर उठाया और उसके गले को पूरा काट दिया उस चाकू के साथ। जो खून यहाँ उसका पहले पेट से निकल रहा था, वही खून अब जेन का गले से भी बाहर निकलने लगा। और ये काम करते ही जोनाथन वहां से भाग गया। जल्दी ही यहाँ पर हॉस्पिटल की सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि बाहर एक महिला के साथ ये सब कुछ हुआ है। तुरंत यहाँ उसको स्ट्रेचर में डालकर हॉस्पिटल में अंदर ले जाया गया, लेकिन उसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था और मौके पर ही यहाँ बेचारी जेन ने दम तोड़ दिया था। जल्दी यहाँ पर जेन की पहचान जेन के साथियों द्वारा की जा चुकी थी और सभी ने नाम भी ले दिया था कि ये काम कोई और नहीं बल्कि जोनाथन ही कर सकता है। तुरंत ही पुलिस को यहाँ बुलाया गया। पुलिस की एक टीम गाड़ी लेकर जेन के घर पर पहुंची। उसके माता पिता को बताया गया कि इस तरह से एक लाश मिली है, लेकिन यहाँ जेन के माता पिता ने मना कर दिया कि नहीं, हमारी बेटी तो हो ही नहीं सकती। जेन के पिता ने कहा कि मैं अभी तो उसको हॉस्पिटल में ड्रॉप करके आया हूँ और वो हॉस्पिटल पहुंच भी गई थी, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी। पुलिस वालों ने कहा ठीक है बाबूजी, अगर हमको गलतफहमी हुई है तो आप एक बार हमारे साथ बैठ जाओ, जाकर एक बार देख लो कि कहीं वो जेन ही तो नहीं है। जेन के माता पिता गाड़ी में बैठे हॉस्पिटल गए और वहां जाकर उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि सामने जिसकी लाश पड़ी हुई थी वो उनकी बेटी जेन ही थी। पुलिस को तुरंत ही जोनाथन के बारे में बता दिया गया और अब पुलिस वालों को भी डर था कि उसने जेन को मारा है, वो जरूर यहाँ पर जेन के माता पिता को भी नुकसान पहुंचाएगा और साथ ही यहाँ पर उनकी बच्ची, यानी कि वो छोटी सी बच्ची जो कि जेन और जोनाथन की थी, उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। और अब पुलिस वाले तुरंत ही जोनाथन को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। सबसे पहले यहाँ पुलिस वालों ने जेन के घर की सिक्योरिटी को बढ़ाया, जेन के माता पिता की सिक्योरिटी को बढ़ाया और अब यहाँ अगली सुबह होते होते जोनाथन को इसी शहर के एक हाईवे से झप लिया गया। वो गाड़ी में ही सोया हुआ था। उसको गाड़ी समेत उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां जाकर उसकी तलाशी ली गई, साथ ही गाड़ी की भी तलाशी ली गई। और जब यहाँ पुलिस वालों ने गाड़ी की डिग्गी को खोला तो अंदर यहाँ पर 2 बड़े बड़े कैंस रखे हुए थे और उनके अंदर कुछ और नहीं बल्कि पेट्रोल ही था। और जब यहाँ पर जोनाथन से पूछा गया कि हाँ भाई बता ये किस लिए है, तो उसने कहा कि जनाब ये तेल किसी और के लिए नहीं, बल्कि यहाँ उसका प्लान था कि जेन को मारने के बाद वो सीधा जेन के घर जाएगा और उसके माता पिता को जेन के घर के अंदर ही जलाकर मार डालेगा। वो पूरे घर को भी बाहर से आग लगा देगा ताकि उसकी बच्ची और जेन के माता पिता घर के अंदर जलकर ही मर जाएं और वो बाहर ही ना निकल पाएं। सोच कर देखिए यहाँ इस जोनाथन नाम के राक्षस का क्या प्लान माइंड में इसने बना रखा था। तब यहाँ पर पुलिस वालों ने जज के सामने इस जोनाथन को पेश किया और पहले ही ट्रायल में जोनाथन को उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी और साथ ही यहाँ वो 30 सालों बाद ही पैरोल के लिए अप्लाई कर पाएगा, उससे पहले तो वो बाहर निकल ही नहीं सकता। खैर यहाँ पर 2010 में वो जेल में गया था, अब 2023 चल रहा है, 13 सालों से वो जेल में है। लेकिन यहाँ बाहर रहते हुए जेन के माता पिता ने, जिनकी एक बच्ची खो गई थी जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, वो कुछ करना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में और ज़रूर कुछ करती, लेकिन यहाँ पर जेन के माता पिता से उनकी बच्ची को छीन लिया गया था। इससे परेशान होकर जेन के माता पिता ने पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चलाया इसी तरह से लड़ने वाली महिलाओं के लिए, ताकि जेन की तरह किसी और का ये हाल ना हो, क्योंकि इस तरह के आदमी आपको हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि जिनका जोर बाहर नहीं चलता वो घर आकर अपनी पत्नियों के ऊपर इस तरह का जोर दिखाते हैं। और इस चीज़ से निपटने के लिए जेन के माता पिता ने बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करने शुरू किए कि एक नया कानून बनाया जाए कि अगर कोई महिला शिकायत लेकर, अपने प्रूफ्स लेकर पहुंचे तो उसके पार्टनर को बेल ना दी जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर वो बेल उस टाइम पर ना दी जाती इस जोनाथन को जज द्वारा, तो आज जेन जिंदा होती और यहाँ जोनाथन पहले से ही जेल में होता। लेकिन अब क्योंकि वो बेल मिल चुकी थी और जोनाथन बाहर आ चुका था, बेचारी जेन को पहले ही पता लग चुका था कि उसकी मौत आ चुकी है बाहर। उसने डायरी में भी लिखा कि वो कभी भी मरने वाली है, ए गर्ल हु प्रेडिक्टेड हर ऑन मर्डर। सच में ये बहुत ही रुला देने वाली कहानी थी। बेचारी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी यहाँ पर जेन को ये सब कुछ झेलना पड़ा।
आपके आसपास भी ऐसे लोग रहते होंगे या फिर आपके भी कांटेक्ट में ऐसे लोग जरूर होंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान हैं और जो डर के साए में जी रहे हैं। अगर हाँ, तो आप उनकी स्टोरीज मुझे बता सकते हैं, शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ आपकी। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां अगर आप मुझे वो चीजें बता सकते हैं, जितना हो सकेगा मैं आपको उस चीज से बाहर निकालने की कोशिश जरूर करूंगा। तो आप प्लीज मुझे वहां इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट जरूर करें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सैयद को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।